जापान में बहुत वर्क कल्चर होता है, बहुत प्रेशर होता है। जापान में जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं वो बाहर के लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इज इट ट्रू? Those who doesn't conceive, they can go to that temple and pray for the baby. इंडिया अभी 2025 में है। व्हाई इज इट कंसिडर्ड कि जापान हमसे या करंट वर्ल्ड जिस सेंचुरी में रह रहा है उससे ऑलमोस्ट 30 से 50 साल आगे है? मूर्ति बनी हुई है, अगर आपके कंधे में दर्द है, वो ऑनसेन का पानी आप उनके कंधे पे डालोगे तो आपकी कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? जब एटम बॉम्ब गिरा था नागासाकी पे, सो उसके बाद जो बेबीज हुए, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं कि अगर आप जापान में जॉब करने जा रहे हैं, यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। अगर इस दुनिया को एक किताब माने तो जो लोग घूमते नहीं हैं या सफ़र नहीं करते हैं, घर से निकलते नहीं हैं, तो एक हिसाब से वो उस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं। ये मेरा मानना है। सो अंग्रेज़ी में जो कहावत है, द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड्स ओनली वन पेज ऑफ इट। सो इसी से रिलेटेड बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं शेफाली मग्गो। शेफाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का द थॉट करी के एक और एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज की हमारी गेस्ट हैं शेफाली मग्गो। तो शेफाली एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक ट्रैवल एंथुजियास्ट भी हैं और पिछले काफ़ी समय से, लगभग 3 साल से वो जापान में रह रही थी। आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने का, उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में पर्टिकुलरली। और जापान मेरे लिए पर्टिकुलरली कभी भी ऐसा लिस्ट ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशंस में नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था किसी से मिलने के लिए जो हमें जापान के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता पाए। और वी टुक एन अपॉर्चुनिटी के हमें शेफाली से बात करने का मौका मिला और उसी मौके पे आज हमने चौका मार दिया और हमारे साथ है शेफाली। तो आज हम जानेंगे शेफाली से जापान के बारे में, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्यों जापान को बोला जाता है कि जापान हमारे से 50 साल आगे जा चुका है, और जापान के कल्चर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जापान का खाना, जापान की आइटनरी और जापान जाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है, और जो ऑफ बीट प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, जो हाइप प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं आपको वो जानने को मिलेगी। सुशी के बारे में हमने एक थोड़ा सा डिस्कस किया है। सो ये सब आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड द थॉट करी का शेफाली मग्गो के साथ। सो शेफाली, अब हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप करती क्या हैं और आपका जो ट्रैवल के लिए पैशन था वो कब स्टार्ट हुआ और कैसा चल रहा है आपका जापान के अंदर, मतलब जापान का में जो आपका करियर था वो कैसा चल रहा है अब? So I'm currently working for a Japanese company. So I'm working in an automobile company where I work as an L&D assistant manager. So right now I'm taking care of the training division in the company. So why I chose travel is because I used to study Japanese, and while I was studying Japanese, so I always wanted to go to Japan once in my life. So I used to thought like I want to go to Japan. And then when I was working in India, I was not finding it fun working. Like money was there, but fun was missing. So I chose to go to Japan and experience it myself. So I went to Japan, lived there for 3 years, and it was beautiful, and I had an amazing time living in Japan. And Japan is like beyond my imagination. Like it was so beautiful. रियली? तो जो डिफरेंस है, मतलब करियर वाइज आपको जापान में और इंडिया में क्या डिफरेंस लगा? आपने शायद 3 साल जापान में काम किया है और अब आप वापस जा रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। सो हाउ आर यू फीलिंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स? कितनी एक्साइटमेंट है वापस जाने की? और मतलब उसके बारे में बताओ कि वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। ओके, सो वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो व्हाट आई हैव हर्ड पर्सनली कि जापान में बहुत वर्क कल्चर होता है, बहुत प्रेशर होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेयर इन विच यू आर वर्किंग फॉर।
Like the company which I used to work for, that was in electronics industry. But the work pressure was there. Some used to take that work pressure on themselves. Like they used to take it on themselves. That's why they used to stress it out. But I always feel like the work needs to be done in the time period which is given. Like if I have a time slot of 8 to 5, so I have to complete my work in that time. So in that way I used to work, and I never felt the pressure of like working culture in Japan. बट हैं लोग वहाँ पे वर्कaholic हैं? बहुत ज़्यादा है. अच्छा, मतलब बहुत. आइडली अगर जापान का पर्टिकुलर कोई सिटीजन है तो वो कितने देर काम करता है उधर? So like I have seen myself, like in my company there were people who used to work for 18 hours. वाओ, राइट. दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारी रील्स और बहुत सारे जो इमिग्रेशन चैनल्स होते हैं जिसके अंदर लोग बताते हैं कि हाउ कैन यू मूव टू जापान, उसके अंदर आई वाज गोइंग थ्रू सम कंटेंट ऑफ सम क्रिएटर्स के जापान में जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं वो बाहर के लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं. सो इज़ इट ट्रू? अडॉप्शन एज इन के जो बूढ़े हो गए हैं और उनके बच्चे या तो हैं नहीं या कहीं और चले गए हैं, सो दे आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर अडॉप्टिंग देम एंड पेइंग देम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और उनकी सारी विल वगैरह सब उनके नाम पे छोड़ के वो जा रहे हैं. सो देयर इज अ ह्यूज क्राउड फ्रॉम इंडिया दैट इज आफ्टर दैट काइंड ऑफ थिंग. So maybe you're talking about the news which just now came, like for 5,000, like in 5,000 yen, you will get the citizenship of Japan. Like there was some news circulating where it was said No, it was not about citizenship. It was about के the old age जो है वहाँ पे वो पर्टिकुलरली लोगों को इसलिए बुलाना चाहते हैं ताकि वो उनके ओल्ड एज के अंदर उनका ख्याल रख पाएं. So suppose I am living in India, right, and someone, a couple who is over 65 or 70 years in age. So if I am going to Japan, so I can look out for people who have asked for such people who they can adopt, right? मतलब ऐसे कि जैसे इंडिया के अंदर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे ही वो वहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं कि हम आपको अडॉप्ट कर लेंगे एंड वील पे यू दैट मच अमाउंट, और इवन वी कैन पे द एंटायर थिंग दैट वी हैव. मतलब उनके पास जो कुछ भी है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, पैसा वगैरह सब उनको देके चले जाएंगे. although I've never heard of it, but I believe that is also a like rumor, because there are so many rumors about Japan. Like Japan is giving you citizenship in 5,000 yen, and like so many rumors about जैसे Japan. दुबई का भी आया था अभी 3000 दिरहम में. Yes, but that's not true, I believe. राइट. सो जब आप जापान में रहती हैं तो आपका जो पर्सनल प्लेस टू गो वाली चीज़ होती है कि जब मैं होती हूँ वहाँ पे तो मैं इस जगह पे तो ज़रूर जाती हूँ, तो ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पे जापान के अंदर? So I love ramen. Ramen, if you'll have it once, you'll love it. Like, have you ever tried ramen? What is it? Ramen is basically noodles, like which has a broth of chicken, but like there are veg options also available. Okay. So which has a broth and like it's soupy, and it's like noodles only. Like Okay. if you'll have it once in your life, you'll fall in love for it. वाह. और कोई जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑफ बीट डेस्टिनेशन होते हैं जैसे हर जगह सब जाते रहते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा है ऑफ बीट, आप ऐसी कोई ऑफ बीट जगह पे जहाँ पे आप जाना प्रेफर करती हैं और ऑडियंस को बताएंगे कि वहाँ पे तो ज़रूर जाओ, व्हेन यू आर इन जापान मस्ट गो प्लेस जो हो लोगों के लिए? So I'll tell you one thing, like basically if someone from India goes to Japan or any other country like goes to Japan, they'll prefer to go to Tokyo, Osaka, Kyoto. Kansai. These are, yeah, Kansai. Yeah, basically these are the places which people usually prefer to go. But I will tell you, there's a place called Fukuoka in Japan, which is very beautiful and not crowded at all. What is it famous for? Like where I used to live in Japan, when I used to live in Japan, I used to live in the southern part of Japan. Okay. So in the southern part of Japan, there are few places which are like not highly crowded, but and are not really Instagram, like they're not on Instagram. So there's one place, Oita, Okay. where I used to live in Japan. Oita is a prefecture where there's onsen. Like basically Beppu is a city which is famous for onsen. Like if you know, like they call it a place of hell. अच्छा. Like why is it hell? Like there's a saying, like it is called as hell. There's a word called Umi Jikoku. Okay. Umi means sea and Jikoku means hell.
Okay. So there's a place called Umijikoku there. So in why is it called Sea of Hell? Is because there are onsen. There are so many onsen there. Onsen means hot spring bath. Okay. So that because of that that place is called hell, because as you can like where there is water and like it is steaming That- hot, so like there are vapors, so that's why it looks like hell, but it is not actually hell. It is very beautiful. Like I myself lived there, so it is very beautiful. Right. So जापान के नेचर फोकस्ड और पीसफुल स्पॉट्स में आप क्या आपके टॉप रिकमेंडेशंस हैं? Top recommendation would be Miyazaki Prefecture of Japan. Miyazaki is very beautiful. What is it famous for? Miyazaki is basically famous for its mangoes. वाओ. अच्छा, वो जो एक फेमस मैंगो जो आता है, सबसे महंगा मैंगो है पूरी दुनिया Yes. के अंदर. ओके. That is from Miyazaki, Japan. वाओ. और उसके अलावा? So Miyazaki have shrines, and there's one shrine which I recently visited before coming to India. So there's one shrine where it is said like it is for the fertility. Okay. Those who doesn't conceive, they can go to that temple and pray for the baby. And there's one place where you have to throw the coin. If Okay. the coin goes on the same position of the like there's a mountain, and if the coin goes there, so you'll be blessed by the baby. And like if someone is like having infertility, like they'll be blessed with the baby. And Wow. Is it for both men and women, or is it gender biased place or shrine? no, it is not. Like in India के बहुत सारी जगहों पे women नहीं जा सकती हैं या men नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं दोनों. Like anyone can go there. Anyone can go. इलाज सबका होता है वहाँ पे. Yes. तो जापान के आर्टिस्टिक मैन होल्स इतने फेमस क्यों हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग जो डिज़ाइन आपने कहाँ देखा है? So like manholes in Japan are very beautiful. Like if you'll go and see, they are so beautiful. Like you know why they have made manholes there is because to respect every work. Like in Japan, every work is respected. Okay. So just to respect that work, which is not like here. If you'll see like someone who do this kind of work is not being like very much like, what do I say? Like it is not very much good job what people think. Like those who do the sewer work and all. So it is not recommended as a good job in India. But to honor that work which they do, that's why they have made manholes this like in this way. वाह. ओके. और एक चीज़ और जो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए कि इंडिया अभी 2025 में हम, वाई इज़ इट कंसिडर्ड के जापान हमसे या करंट वर्ल्ड जिस सेंचुरी में रह रहा है उससे ऑलमोस्ट 30 से 50 साल आगे है? ऐसा क्या है? मतलब क्योंकि सिंस यू हैव, आई एम आस्किंग इट टू यू पर्टिकुलरली बिकॉज आई बिलीव कि यू हैव बीन देयर फॉर गुड 3 years, और आपने ये रियलाइजेशन कर ली होगी अभी तक कि ऐसा पर्टिकुलर चीज़ क्या है, और वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं ऐसा कि जो हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ हो पा रहा है. मतलब कोई तो पर्टिकुलर रीज़न होगा ना कि वो इतना आगे निकल गए हैं. So I'll tell you, Siddharth, there are so many things which you'll see in Japan which are indifferent from India. ओके. So why? Because like whenever I used to go work in the morning, there were some people who used to collect the garbage on the streets. Those were the old citizens of Japan. Okay. They used to pick it not as their work but as their responsibility to keep the city clean. They used to do it by themselves. बट ये तो देखो, गार्बेज उठाना इज नॉट टॉट इन इंडिया, राइट? मैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी गया हूँ तो मैंने इंसानों को कहीं पे भी कुछ फेंकते हुए नहीं देखा है. ये सिर्फ इंडिया और पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर ही मैं देख पा रहा हूँ. इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका में भी आपको लोग फेंकते हुए नहीं दिखेंगे. इंडोनेशिया में भी मैं हर 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रेसफुली हर पिछले 3 साल से इंडोनेशिया में था. मैंने भी लोगों को नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दे डू नॉट थ्रो. और इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत सारे लोग, मतलब हर जगह से आ रहे हैं लोग, तो वो नहीं करते उसे गंदा, ठीक है. लेकिन चलो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया. टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम जापान की बात करें तो वो इतना आगे कैसे निकल गया? क्योंकि एक तो हम उसको बेनिफिट ये दे सकते हैं कि चलो वो वीटो पावर उनके पास थी, उनके पास इंटरनेशनल फंड्स का एक्सेस था ज़्यादा पूरी दुनिया से, मतलब बाकी 5 देशों के
को छोड़ के बाकी सबके पास इतना एक्सेस नहीं होता, बट उनके पास था। उसके अलावा और क्या फैक्टर रहे होंगे जिसकी वजह से वो इतना आगे निकल गया? जैसे आप ऑफिस जाते हो, है ना, तो ऑफिस के अंदर जो आपकी टीम है वो एक अच्छी टीम आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाती है। सो ऐसा जापान के लोगों के अंदर क्या है कि वो जापान ऐसा बन गया। So it's the people, Right. as you said, it's the people. Like they have a community and they focus on that. Like there's a community. Like they work as a team everywhere. Even in the company, even outside, everywhere you'll see they work as a team. Like everyone knows their responsibility and they follow their responsibility as it's their personal thing. वाह। सो देश को बेसिकली साफ रखना, उसको आगे बढ़ाना, पीपल इन जापान कंसिडर देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, they take it as their personal responsibility. और वर्क कल्चर कैसे डिफरेंट है इंडिया से? मतलब अगर टेक्नोलॉजी कैसे अलग है? टेक्नोलॉजी जैसे आप वहाँ पे जिस भी फॉर्म के लिए काम कर रहे थे, सो वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और जो आपने यहाँ पे देखी, जैसे सपोज मतलब बहुत, जैसे चाइना है, चाइना के अंदर हर चीज़ इन हाउस उनका खुद का है, उनका व्हाट्सएप अपना है, उनका फेसबुक अपना है, सोशल मीडिया वो पूरी अपनी, डेटा उनका बाहर नहीं जाता। जापान में भी ऐसा कुछ है? सो जापान में ऐसा तो कुछ मैंने महसूस नहीं करा, बट लेकिन ये है कि मैंने ये देखा है कि वो लोग मतलब अडाप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, अगर कोई चीज़ उनको नहीं दिख रही है, जैसे अभी एआई बहुत चल रहा है जापान में, बट so वही तो, they're एआई trying तो to adapt it. एआई तो उनके पास बहुत पहले से है। मतलब रोबोटिक्स की वजह से तो जापान इतना आ गया कि पूरी दुनिया को रोबोटिक्स तो सिखाने वाला जापान ही है ना। कि चाइना के अंदर भी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, इतनी बूम कर गई, वो उन्होंने इंपोर्ट की सारी जापान से और उन्होंने उसके ऊपर पूरा फोकस किया, उस वजह से आ गई। सो बेसिकली जो रोबोटिक्स है, यू आर सेइंग कि रोबोटिक्स की वजह से ही जो उन्होंने फोकस किया, वो इस वजह से जापान इतना आ गया वो Yes. टेक्नोलॉजी वाइज, कि वो उन्होंने आगे देखा। They predicted the future कि फ्यूचर में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो दैट्स व्हाई दे डू इट दैट वे. राइट। एक और चीज मैं देख रहा था वहां पे, वो स्लीपिंग बैग्स या होटल स्लीपिंग पिल्स वाले होटल्स भी Yes, होते हैं, वो sleeping pods. स्लीपिंग पॉड्स क्या क्या है वो? मतलब मेरे को बताओ थोड़ा सा। So basically, that's a sleeping pod. Like there's a very small room kind of place where you can sleep for, like there are places where it like in airport हाँ, there are airport sleeping पे pods. कि अगर आपका लेओवर ज्यादा है Layover तो ज़्यादा है तो you can sleep there. अच्छा, So वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब उसमें आप मतलब you can just lay down only. That is the place only. have you been there? Have you stayed there? No, not yet, but I want to go there ओके, this अगली time. बार आप मेरे को पक्का बताना कि कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को अभी, क्योंकि किसका वीडियो देख रहा था मैं, शहनाज ट्रेजरी थी शायद, वो गए थे उस पर, तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा वो देख के। ऑलराइट, तो शिफाली, ऊमी जिकोकू बीपू को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? ये शायद वो जगह है जहाँ पे आपने, जैसे मेरी आपसे पहले बात हुई थी, तो ये वो जगह है शायद जहाँ पे आप जब जापान गई 3 साल पहले, तो सबसे पहले वहीं गई थी, वहीं रुकी थी। तो ये जगह क्यों स्पेशल लगती है आपको? मतलब आपके लिए तो स्पेशल होगी क्योंकि पहला लैंडिंग पॉइंट या रहने वाला पॉइंट आपका वहाँ पे यही था। तो बताएं उसके बारे में, क्या होता है ऊमी जिकोकू बीपू? So Umi Jikoku, Umi here stands for sea, and Jikoku stands for hell. So that place is called as Sea of Hell. ऐसा क्यों बोलते हैं उसे? So ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब आप बेपू पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आपको हर जगह स्टीम दिखेगी, वहाँ हर जगह आपको स्टीम उठती हुई दिखेगी, और वो जो स्टीम है वो सल्फर स्टीम होती है, सल्फर की स्टीम होती है अच्छा। बेसिकली। और वहाँ पर हर जगह बेपू में हर जगह आपको सल्फर स्टीम देखने को मिलेगी इस तरीके से। एंड वो इसीलिए है वहाँ पर क्योंकि उसको ऑनसेन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो क्या होता है? ऑनसेन मीन्स हॉट स्प्रिंग। अच्छा। सो बेसिकली इट्स अ प्लेस फॉर हॉट स्प्रिंग इन जापान, एंड इट इज़ लाइक पूरे वर्ल्ड में जो कहीं पर है वो जापान में है सबसे बेस्ट। अच्छा। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑनसेन अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो है जापान में बेपू। वाह। और बेपू में अगर आप देखेंगे ना आपको हर जगह उस तरीके से स्टीम दिखेगी, और वो स्टीम से ही वहाँ पर खाना बनता है। अच्छा। लाइक अगर वो एग बॉईल कर रहे हैं तो वो उसी स्टीम में बॉईल कर रहे हैं। इवन वेजिटेबल्स अगर आप वो उस स्टीम में बॉईल हुए वेजिटेबल्स खाएंगे, दे टेस्ट डिलीशियस। अच्छा, मतलब कोई पर्टिकुलरली हेल्थ बेनिफिट भी है उसके अंदर बॉईल किए हुए खाने का? यस, उसका बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंड वो ना जैसे कभी आपके जैसे पैर में दर्द हो रहा है तो देयर आर ऑनसेन स्पेसिफिकली फॉर पेन ओनली। लाइक इफ यू आर हैविंग पेन इन योर लेग्स,
सो उसके लिए एक ऑनसेन बना हुआ है, ऑनसेन मीन्स हॉट स्प्रिंग, उसके लिए आप ले सकते हैं वो वाला हॉट स्प्रिंग बाथ। तो उससे आपके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ पे दमदमा लेक के पास में भाई कहते हैं सोना के पानी में नहाया हो जाके सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मणिकरण साहिब, यस, मणिकरण साहिब, वी कैन रिलेट उमीजी कोकू विद मणिकरण साहिब। Really? यस। अच्छा। सो इट्स बेसिकली वो इसीलिए है कि आपके जैसे किसी की कमर में दर्द हो रहा है तो वो कमर दर्द के लिए वो स्टीम बाथ ले सकता है, उससे उसका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग आई विल टेल यू अबाउट, कि जापान में एक जगह बेपू में ही है, सो वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है वो गॉड है उसके ऑनसेन के। अच्छा। सो उनके ऊपर जैसे अगर वो मूर्ति बनी हुई है, अगर आपके कंधे में दर्द है तो आप उनके कंधे पे पानी डालोगे, वो ऑनसेन का पानी आप उनके कंधे पे डालोगे तो आपकी कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? सो इस तरीके की भी वहाँ पर चीजें हैं। लाइक अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप उनकी कमर पे पानी डालोगे और आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अपने दोस्तों को लेके जाना पड़ेगा उनके बड़े दर्द। हाँ। अच्छा, ये और तो ऐसा सच में माना गया है कि लोगों ने जिसने उस पे पानी डाला है उनकी कमर का दर्द ठीक हो गया, उनके कंधे का दर्द ठीक हो गया। राइट। और कैसे, और क्या क्या था, मतलब जब आप गए वहां पे तो क्या 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 स्ट्रगल आया आपके पास, मतलब जब इंडिया से जापान जा रहे हो लैंग्वेज बैरियर आया आपके लिए वहां पे? सो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर के लिए मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ऑलरेडी जापानीज लेवल था N3 प्रोफिशिएंसी। अच्छा। सो देयर इज अ प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ जापानीज, JLPT। ओके। Sorry. So there's a JLPT proficiency which I had already. So I was N3 certified before going to Japan. ओके। So I did my N3 in India, and N3 is like basically your intermediate course for Japanese language where you can understand Japanese. वाह। So You I can understand or you can speak as well. yeah, I can speak Japanese. वाह, नाइस। और फिर जो मतलब जो आपका डेली रूटीन होता है बनना, वो कितना टाइम लगता है जापान के अंदर? मतलब जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर तो आप घूमने चले जाते हो, इज जापान बोरिंग बाय एनी चांस? Japan is not boring at all. Japan is so much fun. और मेरा पर्टिकुलरली अपना कभी मन नहीं किया जापान जाने का, टू बी ऑनेस्ट, है ना। और पता नहीं क्यों, मतलब जैसे मतलब मैं और मेरी वाइफ बैठ के जब हम ट्रैवल प्लान्स अपने बनाते हैं तो जापान को हमने कभी इंक्लूड ही नहीं किया। मतलब इस साल हमने सोचा था कि हम दिसंबर में एक बार जब बाली जाएंगे तो एक बार टच करके वापस आ जाएंगे, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब कैसा है एक्चुअली, अगर अच्छा लगा तो एक्सटेंड कर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बट इस साल भी नहीं हो पाया। बट बताओ थोड़ा सा और कि क्या है एक्सप्लोर करने को। एक 20 सेकंड की, मतलब अगर 30 सेकंड के अंदर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 5 जगहों कि मेरे पास 7 दिन है और मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वो बताओ आप मेरे को इसके बारे में। सो अगर आपके पास 5 दिन है और अगर आपको मेन सिटीज एक्सप्लोर करनी है तो आप जा सकते हो टोक्यो, क्योतो, ओसाका, नारा। नारा इज वेरी ब्यूटीफुल। इफ यूल गो टू नारा देयर आर डियर्स। सो जापान में एक जगह है नारा सिटी जहाँ पर बहुत सारे डियर्स हैं और वो डियर्स के लिए ही फेमस है। सो वहाँ पर वो डियर्स जो है वो अपने आप से ही रह रहे हैं वहाँ पर, एंड जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ पर वही उनका टेक केयर करते हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं है, बट दे आर सो वेल डिसिप्लिन्ड एंड वो बहुत अच्छे से अभी है वहाँ पर। और बहुत टाइम से मतलब जापान में वो कल्चर चल रहा है कि वो जो नारा इज फेमस फॉर डियर्स। ओके। और बाकी और कोई जगह 5 दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर अगर आपको जाना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो टोक्यो, माउंट फूजी, एंड यू कैन एक्सप्लोर क्योतो, ओसाका एंड नारा। सो दीज आर द 5 प्लेसेस व्हिच यू कैन। ये तो टूरिस्ट ही हो गई। अब मेरे को अगर ऑफ बीट जगहों पे जाना है तो वो क्या क्या है? सो अगर आपको ऑफ बीट जगह पे जाना है तो टेक अ फ्लाइट टू फुकुओका, गो टू फुकुओका एंड देन गो एक्सप्लोर मियाजाकी प्रीफेक्चर ऑफ जापान, कागोशिमा प्रीफेक्चर ऑफ जापान, कुमामोतो प्रीफेक्चर ऑफ जापान, बेप्पू, and there's one more place, Yufuin. Yufuin. Yes, these are the places you should go if you want to go to offbeat places in Japan. So, और जो खाने पीने का हिसाब किताब है वो कैसा है? अच्छा, दूसरी चीज़, मैं सुशी मेरे को बहुत पसंद है, मतलब मैं पूरा दिन खा सकता हूँ, 3 मील मैं सुशी ले सकता हूँ। तो इंडिया में आपने सुशी खाई होगी? Yes. जापान में खाई होगी? कितना डिफरेंस है मेरे को ये बता दो। मतलब जैसे मैं ऐसे पूछूंगा आपको, आई विल टेक इट दैट वे कि मैं लखनऊ जाता हूँ, मेरी ससुराल लखनऊ है, सो मैं लखनऊ जाता हूँ तो लखनऊ का सबसे वाहियात खाना और दिल्ली का सबसे अच्छा खाना एक बराबर है। ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। मतलब लखनऊ इज फेमस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद और लखनऊ
तो खाने के लिए फेमस है, तो उनका जो टेक्सचर है खाने का और जो स्पाइसेस जो यूज़ करते हैं और जिस हिसाब से वो मैरिनेट करते हैं खाने को, वो नेक्स्ट लेवल है। सो उस सेंस में अगर आप बताओगे कि जापान की अगर सबसे खराब सुशी भी आप खा रहे हो, सो वो इंडिया की सबसे बेस्ट से भी ठीक है। So basically, I don't eat raw fish. So for sushi, this is not सैल्मन नहीं खाते आप? salmon. I cannot have. But for sushi, I have tried vegan sushi there. So there is one place, Samurai Sushi. So I was invited there for their exclusive class. Okay. So I experienced it myself. I had to make it थ्रू sushi एक चावल उठा के एक एक सुशी, मतलब मैंने उनके साथ बनाई थी, मतलब देयर इज अ शेफ जो हमें सिखाता है, उनके साथ आपको मिलके सुशी बनानी होती है। सो उसमें आपको वेगन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि रॉ फिश खाना प्रेफर नहीं करते, वो लोग इस तरीके से मतलब वेगन सुशी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सुशी में सुशी इज बेसिकली फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू शुड हैव नॉन वेज सुशी ओनली, बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे समुराई सुशी का जो वेगन ऑप्शन है वो ट्राई कर सकते हैं। सो मतलब उसमें दे विल टीच यू कि आप कैसे सुशी बना सकते हैं, एक एक मतलब वो बताते हैं कि कितने ग्राम्स ऑफ राइस का भी इसमें बहुत वो होता है कि आप कुछ उसमें जैसे आपको 100 ग्राम्स राइस लेने हैं और अगर आपने 200 ग्राम्स ले लिए तो आपकी वो सुशी खराब हो जाएगी, द टेस्ट विल चेंज, ऐसा कहा जाता है उनमें। अच्छा, मतलब अगर आपको मतलब वो फिक्स है कि 100 ग्राम लेने हैं, 100 ग्राम लेने हैं, अगर तो ज्यादा आप लेने तो खराब, ज्यादा लोगे तो आपको टेस्ट खराब हो जाएगा। ये कुछ है भाई, मतलब जापानीज खाने के साथ ही मैंने सुना है कि वो बड़ा फिक्स अमाउंट लेते हैं और सारी कुजीन्स में फिक्स अमाउंट के साथ चलते हैं, सिर्फ इंडिया में हाथ से डाला जाता है। इंडिया में तो ऐसे ऐसे करते भाई, ऐसे ऐसे मसाले का डब्बा लेके ऐसे ऐसे लाइक दे आल्सो मेक इट विद हैंड, बट दे टेक केयर कि वो पूरा अच्छे से प्रॉपर हो, मतलब उसमें भी उनका पूरा ध्यान रहता है कि अगर आपको उसको किस तरीके से सुशी को लाइक यू हैव टू टेक इट इन योर हैंड, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। सो वो सारा कुछ उनका वो होता है कि प्लान्ड होता है कि आपको इस तरीके से सुशी बनानी है। उसका भी एक उन्होंने पूरा कोर्स निकाल रखा है जापान में, सुशी बनाने का कोर्स। सुशी तो मतलब मैं अभी आप मतलब सबसे फाइनेस्ट रेस्टोरेंट जितने भी आप देखोगे ना, वो या तो इटालियन मिलेंगे आपको या जापानीज मिलेंगे, क्विजीन वाइज, राइट? क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव खाने के अंदर आता है जापानीज खाना। चाइनीज भी मतलब ठीक ठाक होता है, चाइनीज इतनी अच्छी मतलब क्विजीन जितनी भी है वो सारी नॉर्मल ठीक ठाक होती है, बट इटालियन खाना महंगा होता है, जापानीज खाना महंगा होगा, इंडियन तो खैर हमें वैल्यू नहीं है पर महंगा वो भी होता है, बाहर कहीं पे भी जाओगे आप। बट जापानीज के लिए तो मैं कह सकता हूँ, आई कैन वाउच के हाँ उसके अंदर तो परफेक्शन चाहिए होती है। यस। और जापान में और क्या कल्चर वगैरह के बारे में बताऊँ, वहाँ पे क्या फॉलो करते हैं लोग, रिलीजन वगैरह? वहाँ पर बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पर बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, तो बेसिकली सिमिलर ही है कुछ कुछ इंडिया से। बट वहाँ पर जैसे आप शूज़ लेके वो लोग अंदर चले जाते हैं मंदिर के अंदर, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। फर्स्ट टाइम जब मैं एक जापानीज टेम्पल में गई तो वो लोग स्लीपर पहन के ही अंदर गए। सो हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि मतलब स्लीपर पहन के आप अंदर नहीं जा सकते टेम्पल में। हमारे यहाँ पे तो किचन में भी नहीं जाते हैं चप्पल पहन के भाई। आप तो मंदिर की बात कह रहे हो, मंदिर किचन के लिए खड़ाऊ होती हैं, हाँ है ना? तो वो तो खैर वो तो रिलीजियस वो हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। कोई प्रेफर्ड स्टेज वगैरह है आप? सो जापान में अगर आप जाओ तो आपको रयोकान में एक बार ज़रूर रहना चाहिए। रयोकान इज़ बेसिकली अ जापानीज ओल्ड हाउस काइंड ऑफ प्लेस। वो मतलब आपको रयोकान पूरी मतलब प्लेस से आप, वो जगह है जहाँ आप रह सकते हो या वो एक सिटी है जहाँ पे जाके आपको रहना है? वो एक जगह है जहाँ पर आप रह सकते हो, एक घर है। जब जापानी घर कैसे होते हैं अगर आपको देखना है, डोरेमोन का घर अगर आपने कभी देखा है टीवी पे तो आपको पता होगा कि उसके रूम में कैसे एक मैट लगी होती है, वो सब कुछ वहां पर आपको रयोकान में देखने को मिलेगा। अच्छा, और क्या है रहने के लिए? मतलब जैसे मतलब ये बेसिकली होटल टाइप की चीज जहाँ पे आप हाँ, होटल काइंड ऑफ हो गया जहाँ पे आप रुक सकते हो। और रयोकान का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और B&B ततामी हाउस, ततामी इज बेसिकली मैट, जो जापानीज मैट होती है, वो अगर आपने कभी कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो डोरेमोन वगैरह में आती है, जिस पे बैठते हैं वो लोग, जिस पे बैठ के वो लोग खाना खाते हैं वो सब। तो ये कल्चर का पार्ट हो गया। रयोकान में स्टे करना हो गया। और एक ना वहाँ पर वो होता है सादो। सादो मीन्स बेसिकली अ टी सेरेमनी। सो टी सेरेमनी होती है जिसमें वो आपको माचा बनाना सिखाते हैं खुद से। अच्छा, आप उस माचा को खुद बनाते हो एंड खुद उसको एंजॉय करते हो।
कॉमन मिस्टेक आप बता दोगे क्या करते हैं लोग जापान ट्रिप प्लान करते टाइम? Like Japan में you have to walk a lot. So like the common mistake we do is we plan like a trip कि आज यहाँ जाना है, कल यहाँ जाना है, कल ऐसे करना है, वो सब हम प्लान करके चलते हैं. बट लेकिन वहाँ जब आप जाते हो ना तो आपको वॉक करना पड़ता है, बिकॉज टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रेन से बहुत सारी जगहें हैं जो कवर नहीं हो पाती. तो आप बेसिकली ये होता है कि आप प्लान तो ऐसे करके चले जाते हो ट्रिप की, आपको एक दिन यहाँ जाना है, दूसरे दिन यहाँ जाना है, तीसरे दिन यहाँ जाना है. बट वहाँ जाकर जो होता है कि आप एक ही दिन में इतना वॉक कर लेते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं तो थक गया, कि अब कल तो मेरी आइटनरी कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा. सो बेसिकली लोग वो नहीं प्लान करते कि वो डे वाइज प्लान कर लेते हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे यहाँ जाना है, परसों मुझे यहाँ जाना है. तो आइटनरी के आगे का लेते हैं. लास्ट जो हमने किया था कि पहली बार मैं गया तो हम 5 जगह वहाँ हो आए, है ना. उसके बाद अगर मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सेकेंड टाइम मतलब अगर आप जैसे एक बार हुआ है जापान, अगर हुआ तो उसके हिसाब से आपने 5 जगह बताई. टोक्यो, क्योतो, ओसाका, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम जा Offbeat रहा वाली. हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाँ, like there's a place called Okinawa. Like Okinawa, if someone likes to have a beachy vibe, बाली जैसी वाइब है उसकी. ऑल्दो मैं कभी गई नहीं खुद वहाँ पर, बट ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की वाइब बिल्कुल बाली जैसी है. अच्छा. सो ओकिनावा इज बेसिकली ओशन बना हुआ है पूरा, और वो काफ़ी सुंदर है. वहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, अगर कोई वाटर बेबी है और जिसको पानी से बहुत प्यार है, उसको वाटर एक्टिविटीज़ पसंद है, तो वो ओकिनावा जा सकते हैं. ओकिनावा सिटी ऑफ जापान. हिरोशिमा नागासाकी गए हो आप? नागासाकी आई हैव बिन, बट हिरोशिमा आई हैव नेवर क्या बिन. डिफरेंस लगा हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी कुछ दिखा आपको कि मतलब जो बॉम्ब गिरा था उसके? हिरोशिमा, लाइक नागासाकी में इट्स नॉट देयर. लाइक नागासाकी में आई हैव बिन टू अ प्लेस कॉल्ड ह्विस्टिन बोश. सो दैट इज बेसिकली अ थीम पार्क. सो वो बिल्कुल यूरोप की उसमें बना रखा है उन्होंने, मतलब यूरोप की थीम पे लगेगा आपको कि आप उसमें जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप यूरोप में हो. अगर किसी ने यूरोप देखा है तो, ऑल्दो मैंने नहीं देखा तो, बट देयर वर लाइक इट इज सेड दैट वो उसकी थीम पे बना हुआ है, यूरोप की थीम पे. आर्किटेक्चर वैसा बना है आर्किटेक्चर वैसा बना हुआ है उसका. बट मैं जो जानना चाह रहा हूँ, जब एटम बॉम्ब गिरा था नागासाकी पे, सो उसके बाद जो बेबीज हुए, ठीक है, तो उनके अंदर बॉर्न डिफॉर्मिटीज आई, राइट, दे वर स्पेशली एबल्ड. सो वो आपको देखने को मिले वहाँ पे लोग, या अब जो है वो नॉर्मल ही लोग आपको देखने अभी को जो मिले? वो लोग हैं वो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. ऑल्दो पहले की जो सिनेरियो था जो मैंने भी सुना है वहाँ पर, वो ऐसा था कि मतलब जो बेबीज हुए बाद में वो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स निकले और वो सब एबनॉर्मेलिटीज आई थी उनमें. बट अभी की जो सिचुएशन है, अभी वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं है. रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं है, एंड वो लोग उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ले रहे हैं अभी भी, कि मतलब उन्होंने उस चीज़ का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा था, बट उन्होंने उसको अच्छे वे में लिया और उन्होंने ये सोचा कि आगे से मतलब हम लोग उसको और मतलब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना होने दे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी. अच्छा, मतलब उसके लिए प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, डन. सो अब लेते हैं. सो अब आपने जो आइटनरी बताई थी 5 दिन वाली, सो वो 5 दिन की ना हो के 7 दिन की वैसी अपने आप ही हो जाती है. लोग 5 दिन के लिए तो कहीं जाएंगे. लेकिन अगर मैं एक बार हो आया जापान और मेरे को दोबारा जाना है अब, राइट, तो उस केस के अंदर कौन कौन सी ऑफ बीट प्लेसेस हैं जैसे आपने जो बताई थी, उनको इंक्लूड करना है, या दूसरी और कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं? सो सेकंड टाइमर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि जापान के अंदर कहाँ कहाँ जाना है? सो सेकंड टाइमर्स के लिए आई वुड सजेस्ट गो टू माउंट फूजी एंड स्टे इन अ रयोकान. ओके. सो रयोकान इज बेसिकली क्या होता है, एक जापानीज हाउस होता है. अगर आपने डोरेमोन देखा है बचपन में, तो डोरेमोन में क्या होता है, एक ततामी शीट लगी होती है और जिसपे बैठ के वो लोग खाना खा रहे होते हैं. सो वो बिल्कुल वैसा आपको जापान की प्रॉपर वो एनीमे वाली वाइब देगा. अच्छा, कल्चरल जापान देखने को मिलेगा. ओके. सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दोज हाउसेस? आर्किटेक्चर अलग है, या जो जापान का कल्चर है वो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा? सो अगर बेसिकली सेकंड टाइमर जा रहा है और इस माइंडसेट से जा रहा है कि मेरे को जापान का कल्चर एक्सप्लोर करना है, तो वो माउंट फूजी चला जाए, उसके साथ उसके वहाँ पे जाके मतलब उसके आसपास में रयोकान में रहे, और बाकी सारा वो आपको आर्किटेक्चर और जो डोरेमोन वाले घर आपको दिख जाएंगे. तो ये सारा एक्सपीरियंस आपका वहाँ हो गया. उसके अलावा
उसके अलावा देयर इज वन सिटी कॉल्ड कासुकाबे. अच्छा. Kasukabe, I have been myself. Like Kasukabe is basically said as Shinchan's hometown. Wow. So like if you'll go to Kasukabe, there are places like where you will see Shinchan's poster everywhere, like like how they used to go to school and everything. वहाँ की बसेस पे भी ना आपको ऐसे कार्टून्स देखने को मिलेंगे, जैसे शिनचैन की मूवी अगर आप कोई देख रहे हो तो वो जगह आपको ऐसी लगेगी जैसे आप कोई शिनचैन की मूवी देख रहे हो. Really? Okay. और वहाँ पे मैंने जाकर शिनचैन का वहाँ पर उनका शिनचैन का एक म्यूजियम बना हुआ है. सो वहाँ पर दे विल टेल यू कि शिनचैन की लास्ट मूवी कब आएगी. सो आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक इन 2040 देयर विल बी अ लास्ट मूवी जो शिनचैन की आएगी. 2040. सो इंडिया में भी अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी शिनचैन की. सो वो मैंने खुद अभी देखी थी. अच्छा. लाइक शिनचैन की हिंदी डब मूवी आई थी अभी एक पीछे, जो कि काफी पॉपुलर हुई थी. ओके. द मैं कासुकाबे शिनचैन फैन नहीं था शायद, इसलिए मेरे को थोड़ा सा पता भी नहीं है. बट हाँ, घर के अंदर हमारे बच्चे बहुत सारे थे तो वो शिनचैन देखते थे, तो मेरे को कैरेक्टर भी याद है. उसके अंदर एक उसके मम्मी पापा के अराउंड वो होता था, राइट. सो अभी अगर किसी को देखनी है कोई शिनचैन की मूवी, तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई है द कासुकाबे डांसर करके. ओके. सो जो कि शिनचैन के ऊपर बेस्ड है और हिंदी में है. ओके. सो अभी आई बिलीव वो अवेलेबल होगी पीवीआर इनॉक्स पे. सो अगर किसी को देखनी है तो वो लोग ऑनलाइन देख सकते हैं. ऑनलाइन देख सकते हैं. राइट. और सबसे और इसके अलावा कौन सी जगह जा सकते हैं? तो दो हो गई, कासुकाबे होगी या हो गया हमारा, और माउंट फूजी हो गया. थर्ड प्लेस ओदाइबा. ओदाइबा इज अ प्लेस विच इज वेरी ब्यूटिफुल. फॉर क्योंकि वहाँ पे जो बीच है ना वो काफी सुंदर दिखता है. वहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है. अच्छा. सो वो आपको न्यूयॉर्क वाइब देगा. वाओ. फोर्थ प्लेस फोर्थ प्लेस वुड बी कामाकुरा. ओके. कामाकुरा इज बेसिकली, अगर आपने एक एनिमे की बहुत मूवी चलती थी कि जिसमें ना एक ट्रेन जा रही है, जो वो ट्रेन जो जाती है ना वो सीन आपको वहीं पे कामाकुरा में देखने को मिलेगा. कि वहां से सामने बीच है और यहाँ से ट्रेन जा रही है. सो जो वो व्यू है वो देखने वाला वो बहुत सुंदर दिखता है. कि मतलब उसमें सामने ही बीच है, यहाँ से ट्रेन जा रही है और देयर आर सो मेनी पीपल लाइक वॉचिंग दैट सीन. क्योंकि वो एक एनिमे को रिजेंबल करता है, तो उसको देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग रोज इकट्ठे होते हैं वो सीन देखने के लिए. मतलब इतना क्रेज है जापान में लोगों को इन सब चीजों, मतलब एनिमे से रिलेटेड सीन्स देखने का. एनिमे का मेरे ख्याल में कोरिया और जापान और चाइना में भी शायद थोड़ा सा है. ओके. और फोर्थ या फिफ्थ प्लेस ओकिनावा. Yes, Okinawa is a place where you can experience beach vibes. और वहां पर आपको बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज करने को भी मिल जाएंगे ओकिनावा में. ऑलराइट. बट समर में वहां मत जाना, समर में इट्स हेल हॉट. वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया आपने, ये बता दिया. राइट. सो जल्दी से रिकैप कर दो 5 जगहें जो दूसरी बार में लोगों को जाना है अगर जापान जा रहे हैं सेकेंड टाइम के लिए. जल्दी से फटाफट. एक तो माउंट फूजी, दूसरी रहेगी कामाकुरा, तीसरी रहेगी ओकिनावा, एंड फोर्थ विल बी ओदाइबा, एंड फिफ्थ विल बी कासुकाबे. ओके. सो ये 5 डेस्टिनेशन आप जा सकते हैं अगर आप सेकंड टाइमर्स हैं. तो रहने के लिए उन्होंने बता दिया आप कहाँ रह सकते हैं. रियोकान से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है. मेरे को लग रहा है कि इट्स समथिंग जो आप लोगों को जाना चाहिए. उसके बाद मेरे को जो मेजर चीज़ जाननी है, क्योंकि जापान मतलब ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के घूमने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा हाइप्ड डेस्टिनेशन नहीं है जैसे मतलब इट इज वेरी हाइप्ड. लाइक जापान के बारे में अगर आप बात करो तो जापान के बारे में सब लोग जानते हैं. और अभी आपको पता है जापान का कल्चर इंडिया में इतना फैल चुका है कि अभी देयर वाज एन इवेंट, अभी मेला जापान करके एक इवेंट हुआ था जो कि जापान फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है. सो वो उस इवेंट में आई पर्सनली वेंट टू दैट इवेंट और वहाँ पर इतने लोग थे एंड एवरीवन न्यू अबाउट लाइक वहाँ पर एनिमेज वगैरह के बारे में भी वहाँ सब कुछ था एंड सबको पता था उसके बारे में. बेसिकली लोग ड्रेसअप होकर आए हुए थे. लाइक आई शो यू द पिक्चर्स आल्सो. आई हैवंट गॉट अ क्लू अबाउट दैट. हो सकता है कि मेरे लिए हाइप ना हो, बट अभी बहुत हाइप चल रही है जापान की. इंडिया में तो बहुत ज्यादा हाइप चल रही है. नाइस, गुड टू नो. सो आई विल डेफिनेटली प्लान इट सून देन. तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई जा रहा है तो
लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जापान घूमने के लिए, राइट? कि हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं कि वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाए? मेक श्योर आप आइटनरी बना के जाएं यहीं से, इंडिया से सोच के जाएं कि इतना टाइम इस चीज़ के लिए लगेगा। बेसिकली कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो लोग टाइम नहीं लेके चलते, बिकॉज वहाँ पर जापान में आपको बहुत वॉक करना पड़ता है। अच्छा। सो जब आप वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जो टाइम लेकर चलते हैं ना, तो उससे आपका टाइम एक्सीड हो जाता है। तो उसके लिए बेसिकली आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जापान में बहुत चलना पड़ेगा आपको। राइट। कैब्स वगैरह चलती हैं नॉर्मली? कैब्स चलती हैं, बट कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हैं हम कैब्स के लिए? कैब्स के लिए यू कैन यूज़ ऊबर। ऊबर चलती है जापान में। बोल्ट चलती है? बोल्ट। बोल्ट इज ऑल्सो एन ऐप, या मतलब बट साउथ ईस्ट जापान में क्या होता है कि आपको हर स्टेशन के बाहर ना कैब्स मिल जाएंगी, आपको रेडी होती हैं कैब्स, अच्छा, जैसे इंडिया के अंदर होती जैसे होता है। बट वहाँ का कैब कल्चर इट्स वेरी नाइस। बताओ उसके बारे लाइक में। उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही आप बाहर निकले स्टेशन से, कैब्स खड़ी हुई हैं, कैब्स का दरवाजा अपने आप खुलेगा, यू जस्ट हैव टू सिट, यू जस्ट हैव टू टेल द डेस्टिनेशन, और वो आपको लेके चले जाएंगे वहीं। नाइस। और क्या है इसमें, मतलब ऐसी और क्या चीज़ है? बट मैं आपको ये बताऊं कि अगर जापान में जा रहे हो तो कैब्स मत लेना, ओके। इट्स वेरी तो कैसे एक्सपेंसिव। एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिकॉज ट्रेन्स? ट्रेन से आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। सुइका कार्ड होता है एक जापान का, सुइका कार्ड, मेट्रो कार्ड होता है ना जैसा हमारा, वैसा सुइका कार्ड होता है वो। आप सुइका कार्ड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जापान में। जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर इज कॉम्बिनी इन जापानीज। ओके। So there are four convenience store there. Lawson, Family Mart, and one more is 7-Eleven. Like तीन बोलती हूँ। 7-Eleven तो हर जगह है अब। So there are three like convenience store which is called Kombini in Japanese, जो आपको मस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आप जापान जा रहे हो तो। ओके। वन इज लॉसन, वन इज फैमिली मार्ट, एंड वन इज 7-Eleven। एंड 7-Eleven की कॉफ़ी अगर आप पीते हैं ना, नॉर्मल कॉफ़ी अगर वहाँ की पीते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है। बट 7-Eleven का मेरा दूसरा फीडबैक है कि जो मतलब थाईलैंड, बाली और वियतनाम के अंदर मेरे को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी वहाँ पे। 7-Eleven की कॉफ़ी मतलब वो कंट्री स्पेसिफिक चीज हो सकती है, कंट्री स्पेसिफिक। बट अगर आप कह रहे हैं कि जापान के अंदर, सो गाइस यू एक्सप्लोर देयर एंड प्लीज टेल अस इन कमेंट कि आपको कैसी लगी थी। ओके। और क्या गलतियां करते हैं लोग? बाकी लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि मतलब आइटनरी स्पेसिफाइड नहीं रहते। और क्या करते हैं? वेट आई नीड टाइम फॉर दैट। हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना बताने में आपको। नहीं मतलब उसका मतलब मुझे आइडिया नहीं आ रहा कि किस चीज़ के ऊपर मैं मतलब गलती जो आइटनरी के लिए करते हैं उसका थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा मुझे। जैसे एंटिसिपेट नहीं करते होंगे कि घूमना कहाँ कहाँ है, जैसे टाइम लग गया, अभी टाइम लग रहा है, थक गए, कल जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा है, सो उसके अंदर या ये हो सकता है कि आइटनरी बनाई 5 दिन की और कवर नहीं कर पाए और 7 दिन लगेंगे, सो वो शायद बफर नहीं लगते हैं और फ्लाइट जल्दी की बुक करा लेते हैं। तो अगर आपको 5 दिन एक्सप्लोर करने हैं तो मतलब तो आप 5 दिन की तो आइटनरी बनानी नहीं चाहिए हाँ, तो 8 दिन, मतलब अगर 5 जगह जाना है तो 7 से 8 दिन आपको लगेंगे, मतलब 5 प्लेसेस घूमने के लिए आपको 7 से 8 दिन का आइटनरी चाहिए। राइट। राइट। और जापान का एक और चीज़, मतलब मेरी टीम ने मेरे को बताया ये कि जापान का नो टिप सिस्टम है। यस, देयर इज नो टिप सिस्टम इन ओके, जापान। आई एम ग्लैड टू हियर कि कहीं पे ये हो रहा है। हाँ और बताइए। वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। और आपको पता है अगर आप किसी को टिप देते हो तो वो उसको अच्छा नहीं मानते। अच्छा। लाइक दे विल फील बैड कि अगर आपने उनको टिप दिया तो उनको बुरा लगेगा, बिकॉज वहाँ पर अपने काम को लेकर वो लोग बहुत सीरियस हैं। उनको लगता है कि हम अपना जो काम कर रहे हैं उसकी हमें सैलरी मिल रही है। राइट। सो अगर आप उनको टिप दोगे तो वो गलत चीज़ है उनके लिए, कि अगर वो टिप ले रहे हैं आपसे तो वो भी उनके काम के लिए वो धोखा है उनके काम के साथ। वेरी वेरी गुड माइंडसेट। ओके। तो ये आपको कैसा लगता है कि ये अच्छा है, बुरा है? क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? मतलब मैं तो कहूँगा कि यूरोप और यूएस वालों को ये कंटेंट ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। वो तो मतलब यूएस के अंदर क्या होता है कि इफ़ यू डू नॉट टिप देम सो दे वुड स्टेयर यू। इज इट? यस। दे विल स्टेयर एट यू। हाँ, मतलब इट्स वो ये बिलीव करते हैं कि अगर टिप नहीं मिली है तो उनकी बेइज्जती आप कर रहे हो। इट्स कंसिडर्ड टू बी रूड इफ यू डू नॉट टिप इन यूएस पर्टिकुलरली। यूरोप के अंदर इतना नहीं है, बट यूरोप के अंदर आपको हर चीज़ के पैसे देने होते हैं। जैसे आप वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 पाउंड के अंदर या 1 यूरो
कचा Okay, जाता just है like वहाँ we पे have लोग। in India इन also. इंडिया भी है सुलभ शौचालय, सुलभ बट वो शौचालय. सुलभ शौचालय से बहुत अच्छा साफ सुथरे होते हैं। So yeah, one thing I want in तो वो Japan, एक like पाउंड from, अगर मुझे जापान से कोई चीज़ इंडिया में लानी होगी तो I would suggest clean toilets for sure. आई एम श्योर। और आपके हिसाब से जापान की कौन सी कल्चरल हैबिट या जो रूल बुक है जापान की, उसको पहले समझना चाहिए वहां जाने से पहले? Yes, अगर आप जापान में जॉब करने जा रहे हैं तो you have to learn time management. ओके। टाइम मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब है कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए, कि अगर आपने किसी को टाइम दिया, अगर जापानीज लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने टाइम से, अगर मैंने उनको बोला है कि वी आर गोइंग टू मीट एट 9 PM और 9 AM इन द मॉर्निंग और 9 PM इन द नाइट, सो वो लोग मुझे 9 बजने से 5 मिनट पहले ही मिल जाएंगे। 8:55 पे वो लोग खड़े होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो आज तो आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रही होगी। सो मतलब इतना वो लोग पंक्चुअल रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम, कि अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं, हम किसी से टाइम ले रहे हैं, तो हमें उस टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है। ओके। वेल ये तो बड़ा होना भी चाहिए वैसे, ये तो Yes. कोई इसके अंदर तो वही नहीं होना चाहिए। और जापान में रहकर आपको सबसे सरप्राइजिंग कल्चरल शॉक क्या मिला? एक ऐसी कल्चरल हैबिट जो आपको ऐसा कैसे हो सकता है? एक मैं भी बताऊंगा आपको मेरे को जो लगा। सो एक जो हैबिट है ना उनकी, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, इंडिया में हम लोग काम के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं, जापान में भी लोग काम के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, बट दे हैव अ लाइफ फॉर सैटरडे एंड संडे एंड दे लिव दैट लाइफ। मतलब अगर किसी का प्लान है कि अगर उसको फ्राइडे को दारू पीनी है तो वो पूरी रात दारू पियेंगे। ये तो खैर हर जगह ही है। नहीं, बट आई डोंट फील कि इंडिया में लोग उस चीज को इतना लेते हैं। इंडिया के अंदर लोग सोशलाइज होना पसंद नहीं Socialize करते होना हैं। ही वो पसंद करते हैं। पर्सनल चॉइस है, Personal. क्योंकि एक तो ऑफिस की टाइमिंग्स इंडिया के अंदर ऐसी है, और जो मेरे ख्याल में जो डे लाइट का वो टाइम है यहाँ पे वो थोड़ा सा कम है। मतलब है, हमारे पास सबसे ज्यादा है वैसे, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो ऑलमोस्ट 8 बजे से पहले 8 बज जाते हैं, दिन 8 बजे के आसपास ढलता है। तो लोग 5 बजे ऑफिस से निकलने के बाद भी, एक तो ट्रैफिक इतना है गुड़गांव के अंदर, उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते उनको 7 बज जाते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि यार गाड़ी चला के आया हूँ, थक गया हूँ, अब कुछ नहीं है। बट लंदन के अंदर और मैंने पर्टिकुलरली ये नोटिस किया कि जो सेंट्रल लंदन है उसके अंदर उसके आसपास ही सब कुछ है, राइट। सो जैसे ही लोग ऑफिस से निकलते हैं, सो वो बार में या क्लब में जाते हैं, दे विल हैव अ ग्लास ऑफ बियर, और उसके बाद और उनके उनके उस की सबसे अच्छी बात ये है कि लोग अगर अपने ऑफिस के लोगों के साथ नहीं भी जाना चाहते हैं तो दे हैव बार बडीज। ओह, इज इट? राइट, यस। सो व्हाट आई एक्सपीरियंस, मतलब ये लंदन में भी है और ये मतलब ये पूरे यूके का है। सो स्कॉटलैंड के अंदर व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज एडिनब्रा में पर्टिकुलरली, कि एडिनब्रा में जिस एयरबीएनबी में हम रुके थे उसके सामने ही एक क्लब था, बार था। सो उस बार के अंदर, और वहां पे ये होता है कि बार के अंदर बार इज नॉट जस्ट फॉर कि आपको दारू पीनी है, वहां पे कॉफीज भी मिलती हैं। तो ये सबसे मतलब कॉफी लवर्स प्लस बियर लवर, बियर सबसे ज्यादा चलती है वहां पे, पीपल डू नॉट ड्रिंक विस्की मच। तो वो जाएंगे और दे वुड टेल देयर फ्रेंड्स कि वी विल मीट एट दिस टाइम। सो और वो फोन पे बात नहीं होती। आप अगर पिछले दिन आए हो, आपने उनको बताया कि मैं कल इस टाइम आऊंगा, सो विदाउट अ फोन कॉल, right, the person would be waiting for the other person in the bar, or they would arrive at the bar at the same time, right. so बार में आपके दोस्त बन गए, आपको बाहर से लेके आने की भी जरूरत नहीं है। सो ये कल्चर मेरे को बड़ा सही लगा। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को नहीं भी पसंद आई, पर्टिकुलरली पर्सन स्पेसिफिक चीजें थी, बट ये चीज मेरे को बड़ी सही लगी कि सोशलाइज होना लोगों को यूएस में भी पसंद है, यहाँ पे भी पसंद है। वर्क कल्चर के हिसाब से 5 बजे ऑफिस से निकल जाएंगे, 5-1 पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको ऑफिस में बैठे रहना है। सो टॉक्सिकेशन नहीं है काम के लेके, आपको बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। दूसरा, आपके अकॉर्डिंग एक कौन सा डेस्टिनेशन है जापान के अंदर जो कि है ओवररेटेड और जहां लोग को कम ही जाना चाहिए? शिबुया क्रॉसिंग। शिबुया क्रॉसिंग। वो क्या है? शिबुया क्रॉसिंग इज बेसिकली अ क्रॉसिंग जिसको लोग क्रॉस करते हैं, और वो बहुत ओवर हाइप्ड है, और वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ गया है कि मतलब आप वहाँ पर
मतलब आपको हर जगह टूरिस्ट देखने को मिलेंगे एंड दे वांट टू क्लिक वीडियोस, दे आर मेकिंग दे आर टेकिंग फोटोज एंड वीडियोस, लाइक इतना रश रहता है वहाँ पर, लोग भाग रहे हैं, कहीं से भी कोई भी भाग रहा है, और वहाँ पर ट्रैफिक के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जापान में ट्रैफिक बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है ऑल्दो, बट लेकिन वो शिबुया क्रॉसिंग वो इतनी भीड़ होती है, उसकी वजह से वो लोग ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पाते। सो दैट इज़ द थिंग जो मुझे लगता है कि वहाँ पर अब कम होनी चाहिए, बिकॉज मैंने अभी पर्सनली खुद मैं बहुत बार शिबुया क्रॉसिंग गई हूँ, तो मैंने जब भी मैं गई हूँ मैंने यही देखा कि वहाँ पर लोग भाग रहे हैं। जब एक वीडियो चलती है रील्स में, लोग बनाते हैं शिबुया क्रॉसिंग पे भागते हुए। सो जापान की एक रील है जो शिबुया क्रॉसिंग पे लोग भाग रहे होते हैं। सो वो रील बनाने के चक्कर में लोग बहुत वो करते हैं, मतलब ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट होता है उसमें, मतलब रेड ग्रीन लाइट हो गई है और फिर भी लोग उस पर भाग रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। वो चीज़ जापान के कल्चर में अभी नहीं है, तो जो जापानीज अगर कोई देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये तो दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो और जापान में रूल्स तो मतलब रूल्स, दे आर फॉलो द रूल्स वेरी प्रॉपरली। लाइक अगर आपकी जैसे वहाँ पर ना लाइट्स होती है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, जैसा बाहर मतलब हर कंट्री में होता है आई बिलीव, इंडिया में ही नहीं है कि आपको क्रॉस करना है तो यू हैव टू वेट फॉर द ग्रीन लाइट एंड देन यू कैन क्रॉस। नहीं, वो कंट्रीज के अंदर पेडेस्ट्रियन लाइंस भी होती हैं, राइट, लाइट्स भी होती हैं। सो आपने प्रेस किया, एक पोल होगा, पोल के ऊपर अगर इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड तो आप वो दबाओगे, आपका जब चलने के लिए ग्रीन हो जाएगा आप तभी रोड क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज आप कर भी नहीं Otherwise नहीं सकते। कर वो हर सकते। जगह ही है, वो मतलब मैं वही same- बता रहा हूँ। हाँ, वो जापान का वो बहुत वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं वो लोग। ओके, लाइक अगर कोई देख भी नहीं रहा सो दे विल स्टिल स्टैंड देयर, वेट फॉर इट। वेट फॉर इट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, मतलब जो क्वेश्चन यार मेरे पास आया है उसमें, सो आपका कोई एक ऐसा ट्रैवल मोमेंट जहां आपको लगा कि ये मैं सोच रहा था या थी और ये हो रहा है, सो क्या आपने मतलब बेसिकली और एक्सप्लोर मतलब आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि जब आपने जापान जाने का सोचा भी नहीं होगा, या आप उससे पहले जब आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा कि ये मैं जापान जाऊंगी तो ऐसा हो रहा होगा और वो हो गया, तो वो क्या मोमेंट था आपका जब आप ट्रैवल कर रहे थे? ट्रैवल मूवमेंट जापान का नहीं है, लाइक इट्स लाइक मैं अभी वियतनाम गई थी। अच्छा, सो वियतनाम में क्या था कि मतलब कि मेरी ना ले ओवर था, लाइक आई वांट ऑलवेज वांटेड टू गो एंड वॉच दैट प्लेस जहाँ पर वो ट्रेन जा रही होती है वियतनाम में। अच्छा, अगर आपने हनोई, देखा हनोई, हनोई हाँ, में एक हाँ, ट्रेन जा रही ट्रेन होती है स्ट्रीट, वो, हाँ, और वो ट्रेन स्ट्रीट को देखने का मेरा बहुत मन था। वो ट्रेन स्ट्रीट को देखने के लिए मैंने अपना, अगर मेरे फ़ोन का वॉलपेपर देखोगे उसमें ट्रेन स्ट्रीट मैंने लगा रखा था उस टाइम पे जब मेरा मन था जाने का। तो आई यूज टू मैनिफेस्ट दैट कि यहाँ तो जाना है, यहाँ तो जाने का मेरा बहुत मन है। सो सी मेरी किस्मत कितनी सही थी कि मतलब मुझे मिला ले ओवर वहाँ पे, 15 घंटे का ले ओवर मिला मुझे जापान आते वक्त हानोई में। सो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से वीज़ा लिया और मैं बाहर गई, और वो सुबह के लाइक आई गेस 6:30 इन द मॉर्निंग हो रहा था वहाँ पर हानोई में। सो मैंने वो 6:30 वाली वो पूरा खुद से सर्च करा कि कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, और सर्च करके मैं गई वहाँ पर। एंड मेरी किस्मत देखो कि वहाँ पर वो ट्रेन उसी टाइम से गई। 2 बार मैंने देखा, मतलब एक बार भी नहीं, मतलब वो कभी कभी दिखती है लोगों को, और अभी तो ऐसा बोला जा रहा था कि उस टाइम पे कि वो बंद हो गया है। डाइवर्ट भी कर देते हैं क्योंकि वो डाइवर्ट कर देते हैं, रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक की वजह से वो लोग डाइवर्ट भी कर देते हैं उसको। सो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा था ट्रैवलिंग में, कि मतलब मुझे देखने को मौका मिला वो, और वो 2 बार देखने को मिला, एक भी बार नहीं। राइट। तो शिफाली, आज का हमारा कॉन्वर्सेशन मेरे को लगता है कि काफ़ी इंसाइटफुल था, राइट। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि एक मेरे लिए एक नैरेटिव सेट ये हो गया कि मैं शायद, हो सकता है कि जो मेरी ट्रैवल बुक में जापान बहुत पीछे था वो था शायद थोड़ा सा आगे ज़रूर आ गया होगा, लेकिन हाँ इंसाइट्स आपने काफ़ी ठीक दिए हैं, जो लोगों के लिए बहुत सारे शायद जागन्स रहे होंगे, उनको आपने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। एंड आई होप वी डिड जस्टिस टू द पॉडकास्ट एंड द एपिसोड टुडे। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक शिफाली को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके चैनल का नाम है ट्रैवल टेल्स बाय शिफाली, शेफाली विद ए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहां आप जाना चाहते हैं, आप वो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट गेस्ट आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर में किसको बुलाना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन है जिससे हम अपना पॉडकास्ट और बेटर कर सकते हैं, ये भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया है तो अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे लाइक करवा देना, शेयर करवा देना और खूब सारा प्यार देना। अगर हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको देखनी है तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हasta la vista, सी यू नेक्स्ट टाइम, सायोनारा फ्रॉम जापान।